हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जो हमारी रेंज होती है लेंथ की और जो हमारी रेंज होती है मास की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेंज होती है हमारी टाइम की, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। तो अब इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने जैसे वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था। जैसे हम जो लेंथ के केस में हम डिस्कस करते थे कि किसी का साइज़ या फिर किसी की रेडियस किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसकी रेंज कितने मीन्स 10⁻⁴ की फॉर्म में कितने ऑर्डर में लाई करती है। वैसे ही हमने मास को चेक किया था कि मास कितनी रेंज में लाई करेगा। ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है कि कोई भी जो हमारी रिएक्शन हो रही होती है उसमें कितना टाइम हम लेता है कोई चीज़, ठीक है। तो उसकी रेंज हम यहाँ पे चेक करेंगे और वो किसकी फॉर्म में होगी, हमारी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो जब तक आप मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि रेंज क्या होती है, कैसे हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है तो उसकी हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो उन वीडियोज़ का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम जैसे कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लेंथ का और मास का थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन ले लेते हैं कि जैसे हमने लेंथ देखी थी तो जो हमारी लेंथ थी, सबसे जो छोटा साइज़ था हमारा रेडियस ऑफ किसका था, जो न्यूक्लियस था उसका था, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था उसका सबसे छोटा साइज़ हमारे पास कितना था, 10⁻⁻14 की रेंज में था हमारे पास, 15 की में, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। वैसे तो जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस का 10⁻⁻14 होता है और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो सबसे छोटा किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा हमारे पास जो साइज ऑफ यूनिवर्स था वो था। तो साइज ऑफ यूनिवर्स की जो रेंज थी हमारे पास 10⁻26 मीटर थी। ये थी हमारी लेंथ के केस में। तो हमें अब अगर और बाकी नहीं भी याद रहती तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो याद रहनी ही चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मास है, मास के केस में हमने पढ़ा था, ये तो लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था हमने। तो सबसे जो कम मास होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का होता है, जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की थी। और इसका जो मास की रेंज होती है 10⁻⁻30 किलोग्राम होती है। और जो सबसे बड़ा ज़्यादा मास होता है वो साइज ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स का होता है। जैसे साइज भी यूनिवर्स का ही बड़ा होता है और मास भी यूनिवर्स का ही बड़ा होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो मास था हमारे पास 10⁻⁻55 किलोग्राम था, ठीक है। वहाँ पे जो उसकी पावर थी 55 थी। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारा टाइम। तो अब हम टाइम में पहले तो डिस्कस कर लेते हैं सभी, फिर हम जो बिल्कुल ग्रेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, जो टाइम इंटरवल है सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस में होगा और सबसे कम किस प्रोसेस में होगा, अब वो देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से कि जब लाइट है अगर वो एक न्यूक्लियर साइज को क्रॉस करके जाए तो वहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम कितना लेती है। ये हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाली थी इस चैप्टर से रिलेटेड, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब जैसे न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो कितना था, 10⁻⁻14 मीटर। जब वो 10⁻⁻14 मीटर की इस जो ये एरिया है, इस एरिया को क्रॉस करने में जो लाइट है वो जितना टाइम लेती है वो टाइम होता है हमारा 10⁻⁻22 सेकेंड। तो 10⁻⁻220 सेकेंड है, जो -22 सेकेंड, वो क्या है, बहुत स्मॉल टाइम है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है ये हमारा। और अगर हम देखें कि जो टाइम पीरियड होता है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, तो वो कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का आपको पता ही है, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है जो हाइड्रोजन में, वो कितना होता है, 10⁻⁻15 सेकेंड के इक्वल। फिर उसके बाद ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव्स। अब विजिबल लाइट वेव्स कौन सी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी किस रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, हमारी उसकी रेंज होती है 14, फ्रीक्वेंसी की रेंज 14 to 10⁻16 म्यू, ठीक है, या हर्ज में रिप्रेजेंट करते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, तो इतनी होती है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है पीरियड मीन्स कि वो जो विजिबल लाइट्स हैं उनका टाइम कितना है, वो कोई काम कितने टाइम में कर देती है। तो उसकी भी जो ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁻15 सेकेंड ही है।
अब टाइम टेकन बाय विजिबल लाइट टू क्रॉस द विंडो पेन, अगर हमारे पास एक विंडो है और विंडो को क्रॉस करके जा रही है हमारी जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल लाइट जब क्या कर रही होती हैं, जो विजिबल लाइट्स थी वो क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी विंडो को, तो वो क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही थी, यहाँ पे हमारा ले रही थी 10⁻⁻11 सेकेंड। अब उसके बाद जो हमारे पास है वो है इसके बाद हमारे पास लाइफ टाइम है हमारे एटम का, कि जब जैसे मान लो एक एटम हमारे पास क्या होती है, दो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है एटम, और जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें स्टेबल होता है। तो जैसे मान लो कुछ एनर्जी गेन करके जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो वो उस एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहेगा, तो उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी जो लाइफ टाइम है वो है हमारी 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड, जो साउंड हम ऑडिबल मतलब सुन सकते हैं, तो ऑडिबल साउंड की अगर हम यहाँ पे बात करें रेंज की, तो वो कितनी है हमारे पास 10⁻⁻3 सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास जो टाइम पीरियड है हमारा दो सक्सेसिव हार्ट बीट है जो उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 1 सेकेंड का होता है। अगर है वो 1 सेकेंड का, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 10⁻⁻ हमारा क्या होगा 0, तो 10⁻�0 की फॉर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारी हार्ट बीट की जैसे हमने एक बार जो ब्रीथिंग की उसके बाद जो हमारा फर्स्ट हार्ट बीट है उसके से जो सेकंड आई, जैसे पहले दिल धड़का फिर सेकंड बार, तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ कितना है 1 सेकंड का है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो हाफ लाइफ ऑफ फ्री न्यूट्रॉन है उनकी, तो वो कितनी है, यहाँ पे जो फ्री न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो 1000 सेकेंड के इक्वल होती है। तो 1000 सेकेंड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो हमारे क्या होते हैं फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारे ये न्यूट्रॉन है अगर ये फ्री हो जाते हैं, मीन्स फ्री में है कहीं पे, इनके ऊपर तो चार्ज लेस होते हैं वैसे तो ये, ठीक है, तो अगर ये फ्री है कहीं पे, तो इनका जो लाइफ टाइम होगा कि कितने टाइम तक ये जीवित रहेंगे, तो इनका जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है 10⁻³ सेकेंड, मीन्स 1000 सेकेंड के इक्वल होती है। अब उसके बाद हमारे पास आती है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे काम करती हैं, या फिर जैसे मीन्स ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मतलब है यहाँ पे कि वो जाने में कितना टाइम लेती हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा 1000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड, ठीक है, 10⁻⁴ सेकेंड आता है। तो अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट करती है, और साथ में जो हमारा सन है सन के चारों तरफ भी रोटेट करती है। तो जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, लेकिन जो इसकी खुद की एक्सिस है उसके चारों तरफ भी ये रोटेट कर रही है। तो ये जब अपनी खुद की एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है तो हमारे डे और नाइट बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो इसमें जो उसका टाइम पीरियड होता है, जो उसको टाइम लगता है, उस टाइम वो टाइम कितना है हमारा 10⁻⁵ सेकेंड की रेंज का है। और जब वो क्या हो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, तब उस टाइम जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है 10⁻⁷ सेकेंड। अब उसके बाद है जो हमारे पास जो ह्यूमन बींग है उसकी जो लाइफ है उसका, अगर हम ह्यूमन बींग की पहले लेंथ के बारे में डिस्कस करें, तो ह्यूमन बींग की हमने लेंथ में क्या देखा था, हमने जो ह्यूमन की हाइट होती है वो 10⁻ कितनी होती है, 10⁻ यहाँ पे हमारी थी ऑलमोस्ट कितनी 10⁻0 मीटर, मीन्स हमारी कितनी हुई यहाँ से 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये क्या थी हमारी एवरेज जो हाइट थी ह्यूमन की। और ऐसे ही अगर हम मास देखें तो एवरेज मास कितना होता है 10⁻² किलोग्राम, मीन्स 100 किलोग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही जो टाइम पीरियड है मीन्स जो उसकी लाइफ है ह्यूमन बींग की वो कितनी होती है एवरेज, वो होती है 10⁻9 सेकेंड। 10⁻9 सेकेंड क्या होगा, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो आप वो कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब उसके बाद है हमारे पास एज ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसकी एज कितनी है, वो है हमारे पास 10⁻17 सेकेंड, ये हमारी अर्थ की एज है। और अगर हम सन की एज देखें तो सन की एज है हमारे पास 10⁻8 सेकेंड,
मीन्स वो इतनी उम्र का हो चुका है और वो इतनी उम्र की हो चुकी है, ठीक है। सन 10⁻18 सेकेंड और जो हमारी अर्थ है वो 10⁻17 सेकेंड एज की है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास, अब हमने रेंज तो पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या मेजरमेंट है। जैसे हमने लेंथ और मास के टाइम में पहले हमने उसकी रेंज पढ़ी, फिर उसके मेजरमेंट के मेथड पढ़े। हमारे पास क्या थे, लेंथ के ज़्यादा थे क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का केस भी था और स्मॉल और लार्ज का केस भी था, और फिर हमने स्मॉल के अलग से डिस्कस किए थे मेथड और लार्ज के अलग से डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने मास का डिस्कस किया। मास में हमारे पास बस 3 की मेजरमेंट थी, हमारे पास इनर्शियल मास होता है, ग्रेविटेशनल मास होता है और वेट होता है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो टाइम इंटरवल्स होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे मेजर करते हैं, अब उसके लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो टोटल हमारे पास मेथड हैं वो हैं हमारे पास 7, मीन्स 7 जो मेथड्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम देखते हैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या मेथड है, तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे हमारे इटालियन, जो इटली के फिजिस्ट थे वो कौन थे, गैलीलियो। तो जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने सबसे पहले हमें बताया था कि जो टाइम है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता है कि हमें क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमारे पास एक क्लॉक होनी चाहिए। तो क्लॉक हो तभी हम टाइम मेजर कर सकते हैं। तो जो ये गैलीलियो थे, गैलीलियो ने हमें इन्होंने एक सिंपलेस्ट मेथड दिया था हमें टाइम मेजर करने का। इन्होंने बोला था कि अगर जैसे मान लो जो चर्च है, चर्च के अंदर एक वायर लगी होती है और उस वायर के साथ या फिर लॉन्ग चेन है, ठीक है, उसके साथ एक जो लैंप है वो कनेक्ट था, ठीक है। जब जितनी बार वो जो लैंप है वो ओसिलेट करेगा तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, टाइम मेजर कर सकते थे। ये किसने बताया था हमें, इटालियन फिजिस्ट गैलीलियो ने बताया था। तो लेकिन जो हमारे पास मेथड्स हैं जो टाइम को मेजर करने के लिए वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक ओसिलेटर। क्या है, इलेक्ट्रिक ओसिलेटर। तो ये किसके बेस पे ही है, ये इस ओसिलेशन के बेस पे ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो इसमें हम लेते हैं वो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ओसिलेटर मीन्स, ओसिलेटर मीन्स होता है रोटेट करना, एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा खुद को रिपीट करना। और इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मोटर ले लेते हैं और वो मोटर क्या करेगी, जितना टाइम में अपना एक जो चक्कर है वो कंप्लीट करेगी, उस टाइम पीरियड उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम है हमारा टाइम इंटरवल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारी जो यहाँ पे हमारी कंट्री में जो हम लाइट आती है वो कितनी हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। और 220 वोल्ट के अराउंड होती है हमारे पास। जो घरों में लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है और जो वोल्टेज होती है उसकी पोटेंशियल होती है वो 220 वोल्ट होती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड ओसिलेटर है, सेकंड जो मेथड है सॉरी, वो सेकंड मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर। ये भी क्या है, हमारा ओसिलेशन के बेस पे ही है। अब इसमें ओसिलेशन में है क्या हमारे पास, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो वैक्यूम ट्यूब्स है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये आप जब +2 क्लास में हो जाओगे तब आपको और डीपली डिस्कस करने को मिलेगी, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बिल्कुल इन्हीं का काम है, सारा यही पढ़ते हैं हम उसके अंदर। तो अब हमारे पास वैक्यूम ट्यूब और जो ट्रांजिस्टर हैं ये हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, इनको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड है वो नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे, जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब और जो ये ट्रांजिस्टर है ये यूज़ कर लिया किसके अंदर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है, और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की है, तो इनको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल जो टाइम पीरियड है ओसिलेशंस का, उनकी हेल्प से भी हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कि मीन्स क्या होगा, जैसे ही हमारी ये जैसे एक एटम है, उस एटम में से हमारी एक्सरे निकल रही है, तो जब उसमें से कुछ निकलेगा तो हमारे जो ये एटम है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो उस ओसिलेशंस के बीच के जो इंटरवल है, जो टाइम है, जैसे मतलब एक बार ओसिलेट किया फिर दोबारा ओसिलेट किया, तो उनका बीच का जो डिफरेंस है, इंटरवल है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब उसके बाद है हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक होता है हमारा जो सन होता है, सन की जो रेडिएशंस होती हैं, किरणें होती है, जो उसकी लाइट होती है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो बेस्ड होता है, ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के फैक्ट पे बेस्ड जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड होता है हमारा कौन सा, सोलर क्लॉक। तो सोलर क्लॉक क्या करता है, जैसे हमारी ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ये क्या कर रही है, इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो इसकी रिवोल्यूशन पे ये क्या करती है, डिपेंड होता है। जो हमारा सोलर क्लॉक है इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर हमें जो मेजरमेंट करनी होती है वो बहुत केयरफुली करनी होती है, और ये पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर डे टू डे मीन्स दिन से दिन रात कैसे बनते हैं, एक दिन से एक नेक्स्ट डे का के बीच का टाइम का इंटरवल पता लग जाता है हमें, और ईयर टू ईयर मीन्स एक साल से दूसरे साल के बीच के का जो टाइम है उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मीन वैल्यू हम निकालते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, मीन्स एक्यूरेसी के चांस यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे ज़्यादा होते हैं सोलर क्लॉक के अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 3 जो हमारे क्लॉक थे वो हमने डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर और सोलर क्लॉक। तो अब हम उसके बाद आते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है जो हमारा, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम घड़ियाँ लेके आते हैं तो घड़ी के ऊपर भी हमारे पास वहाँ पे लिखा होता है एचएमटी क्वार्ट्ज। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं जो घड़ी होती है उसको बनाने के लिए, और उसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो टाइम है फिर वो हम मेजर कर रहे होते हैं, तभी तो हमारी घड़ी काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये क्वार्ट्ज है ये एक इफेक्ट शो करता है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये होता है कि जब हम क्या करें, हमारे पास जैसे मान लो क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के ऊपर जब हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 पेयर ऑफ फेस मीन्स ये क्रिस्टल है ना हमारा, ठीक है, ये ऐसा है क्रिस्टल हमारा, क्यूबिक होता है क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया हमने, और हमने क्या किया, एक पेयर ऑफ फेस स्पेस के ऊपर क्या कर दिया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो इसकी सेकंड साइड है, इसकी अपोजिट साइड है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट रिप्रेजेंट होगा, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करना तो हम क्या कहेंगे, व्हेन फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड अक्रॉस 1 पेयर ऑफ फेसेस ऑफ द क्रिस्टल एन ओसिलेटिंग ईएमएफ डेवलप अक्रॉस अनदर पेयर ऑफ फेसेस। जो उसके परपेंडिकुलर दूसरे फेसेस हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस क्या है, एक ईएमएफ क्रिएट हो जाती है, मीन्स यहाँ का इफेक्ट हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ठीक है, ये होता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब ये जो हमारा क्वार्ट्ज होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे क्या होती है, जो ओसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं वही ओसिलेशंस हम फिर यूज़ करते हैं किसके लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिक ओसिलेटर में चेक किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये इसकी भी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 सेकेंड होती है जो एक्यूरेसी, और यहाँ पे ये 10⁻⁹ सेकेंड अगर ये कैलकुलेट कर रहा है तो उसके अंदर इसकी जो 1 सेकेंड एक्यूरेसी है, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड इन एवरी 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ सेकेंड में 1 सेकेंड उसकी एक्यूरेट होती है। ठीक है, एक्यूरेसी का जो उसका फैक्टर है वो 1 सेकेंड है। तो ये आगे उसके बाद क्या है हमारे पास, फिफ्थ जो हमारे पास क्लॉक है वो है एटॉमिक क्लॉक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो है इसका जो ऑर्डर होता है टाइम का, हमारे पास कौन सा क्लॉक है, ये एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के अंदर जो हमारा ऑर्डर होता है टाइम का वो ऑर्डर है 10⁻⁻12 सेकेंड, या बोल सकते हैं हम पीको सेकेंड। ठीक है, जैसे कि हमने वो पढ़े थे जो प्रफिक्स पढ़े थे, ठीक है, 10⁻⁻12 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पीको सेकेंड। तो जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड का होता है। वही हम यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, बस जहाँ पे क्या कितना टाइम इंटरवल हो 10⁻⁻12 सेकेंड का। जब रेडिएशंस एमिटेड होती हैं किसी एटम में से तो वहाँ पे जो पीरियड होता है वो इस ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एटॉमिक क्लॉक है। क्योंकि जब जैसे मान लो एक एटम है और उस एटम में से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उस टाइम जो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड का होता है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एटॉमिक क्लॉक कह रहे हैं।
और ये तभी यूज़ होगा बस जब हमारे पास इस ऑर्डर का इंटरवल होगा 10⁻⁴ का। अगर कम ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए हम ये जो क्लॉक था ये कब यूज़ किया गया था, सबसे पहला जो क्लॉक ऐसा एटॉमिक क्लॉक बना था वो कौन सा था, सीजियम-133 था। ठीक है, मीन्स ये एक एटम है हमारा, इसकी हेल्प से वो क्लॉक बना था और वो 1964 में बना था। ये हमारा फर्स्ट क्लॉक था, एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 10⁻11 सेकेंड में उसकी 1 सेकेंड एक्यूरेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है हमारे पास, मीन्स ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ये ज़्यादा बेटर था और ये उससे कम बेटर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर हम जैसे इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो उन पार्टिकल्स को बोल सकते हैं हम जिनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कि ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ के इसके अंदर से कुछ और निकाल लेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे इसकी बेसिक यूनिट है इसकी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही क्या है, जैसे हमारे पास होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है ये नई इन्वेंशन है अभी। ठीक है, और ये हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं, तो +1 +2 में इसका कोई रोल है नहीं वैसे, बट एज ए एलिमेंट्री पार्टिकल अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, पॉजिट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, और म्यूऑन है, और फिर टाइऑन है, और उसके बाद आप बोलोगे क्वार्क्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आगे प्रोटॉन और हमारे क्या बने होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो हमारे क्वार्क्स की हेल्प से ही बने होते हैं। तो इसका मतलब हम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोल सकते। ठीक है, ये था हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में डिस्कशन। अब हम पढ़ते हैं डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो डीके होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, वो कैसे यूज़ किया जाता है हमारे क्लॉक में, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो हमारी मेजरमेंट है इंटरवल रेंजिंग, जिसके अंदर जो रेंज होती है 10⁻⁻16 सेकंड से 10⁻⁻24 सेकंड के बीच की होती है, उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक इमल्सन टेक्निक यूज़ की जाती है। अब ये फोटोग्राफिक इमल्सन टेक्निक कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, फोटोन, ठीक है, कि कोई एक एटम है उसके ऊपर एक फोटोन हम इंसिडेंट करवाते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे कुछ एमिशन होगी। ठीक है, उस एमिशन के बीच का जो इंटरवल होगा, उस इंटरवल टाइम को हम क्या कहते हैं, डीके एलिमेंट्री मतलब यहाँ पे डीके हो रहे हैं ना पार्टिकल, ठीक है, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, उसी टाइम इंटरवल की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो टाइम है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 6th जो डीके था। अब उसके 6th जो क्लॉक था, अब उसके बाद है हमारे पास 7th क्लॉक। 7th है हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग है जो ये भी हमारी क्या करती है, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि जब क्या होता है, जब अभी आप देख रहे होंगे जैसे कहीं से ये हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, कहीं मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं ये किस वजह से हो रही हैं, तो वो ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच की का टाइम इंटरवल है, या फिर 1000 से लेके 500 BC के टाइम पीरियड की। तो वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इसी जो हमारे पास जो ये मेथड है टाइम मेजर करने का, टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने का, इसी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं रेडिएटिव जो हमारे पास डेटिंग है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसके अंदर करते किस किस चीज़ की हम वो कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एज कैलकुलेट करनी हो फॉसिल्स की, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में और ये मोहनजोदड़ो कहीं पे जैसे मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकल जाती हैं, तो उनकी हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि वो कितने साल पुरानी हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई चट्टान है, रॉक है, तो उसकी अगर हमें एज पता करनी हो वो कितने साल की हो गई, और अगर अर्थ की कैलकुलेट करनी है, सन की कैलकुलेट करनी है, तब हम इसको रेडियो एक्टिव जो डेटिंग है ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो टाइम इंटरवल की रेंज होती है वो होती है हमारी 10⁻17 सेकेंड। ठीक है, तो 10⁻17 सेकेंड। और हमने क्या देखा था, जो 10⁻17 सेकेंड थी, ये हमारा टाइम पीरियड था किसका, हमारी अर्थ का। ठीक है,
अर्थ का जो जो एज थी वो 10⁻17 सेकंड थी। तो ये इसी रेंज तक के जो हमारे क्या हैं इस रेंज में जिसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसके अंदर हमने डिस्कस किया रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम, जिसमें हमने सबसे कम टाइम पीरियड देखा और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम था हमारा यहाँ पे कि न्यूक्लियर साइज को क्रॉस करने में एक लाइट कितना टाइम लेती है, वो 10⁻22 था, 10⁻22। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड था वो था हमारा सन का, एज ऑफ सन। ठीक है, वो थी हमारी 10⁻18। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की यहाँ पे जो टाइम लाइफ पीरियड था, एवरेज लाइफ थी, वो कितनी थी, 10⁻9 सेकेंड थी। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के आसपास ही बनती है। अब उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल। तो अब मेजरमेंट में हमने 7 मेथड यूज़ किए। सबसे पहले इटालियन जो गैलीलियो थे उन्होंने बोला था कि जो टाइम पीरियड है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर हम उन्होंने चर्च में एक चेन लगी हुई देखी थी और चेन के नीचे हमारा एक क्या लगा हुआ था, लैंप लगा हुआ था, और वो लैंप ओसिलेट कर रहा था। ठीक है, टू और फ्रो की उसमें फॉर्म में। तो अब उसने क्या देखा कि जो वो ओसिलेट कर रहा था एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ऐसे करके। ठीक है, तो उसने एक पूरा इंटरवल को कंप्लीट करने में उसने जो टाइम लगाया तो उसको उसने 1 सेकंड का मान लिया था। ठीक है, तो उन्होंने दिया था सबसे पहले जो टाइम को मेजर करने का फर्स्ट जो आइडिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मेथड आए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ओसिलेटर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर था। इलेक्ट्रिक में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ओसिलेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेशन में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, और वहाँ पे जो ओसिलेशन होती है एटम की उसको यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ा था सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ होती है वो रिवॉल्व कर रही होती है सन के चारों तरफ, तो उसकी रिवॉल्यूशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। जो क्वार्ट्ज है वो तो आज भी हमारे जो घड़ियाँ होती हैं वो क्वार्ट्ज की ही बनी होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक इफेक्ट होता है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं जिसको। उसका वो क्या था पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अगर हम क्या करें, एक क्रिस्टल लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल, अगर उसके एक पेयर ऑफ फेस पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो जो उसका सेकंड उसके परपेंडिकुलर जो सेकंड फेस है, पेयर ऑफ फेस है, उसके ऊपर क्या होती है, एक ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास टाइम एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में हम एक एटम यूज़ करते हैं और उस एटम के ऊपर हम क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं। जब उसमें से रेडिएशन एटम होता है, जब एटम एक्साइटेड ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है और एक्साइटेड से ग्राउंड मीन्स ट्रांजिशन होती है उसके अंदर, तब उसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही होती हैं। उन रेडिएशंस का जो इंटरवल टाइम होता है वो 10⁻12 सेकंड का होता है। ठीक है, और जो सबसे पहला जो हमारा एटॉमिक क्लॉक बनाया गया वो सीजियम 133 था, वो 1964 में बनाया गया। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट्री पार्टिकल का जो डीके होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल डीके कैसे करते हैं, जब हमारे पास एक एटम होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक फोटोन या फिर कोई भी रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रेज फॉल करवाते हैं, तो उसमें से क्या निकलते हैं, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जब वो एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे एक एलिमेंट्री पार्टिकल निकल गया फिर दूसरा निकला, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम मेजर कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, टायोन और क्वार्क्स। ठीक है, और हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में नहीं आते। ठीक है, ये आपने आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अब उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट है, जो 7th मेथड है, वो है हमारा रेडिएक्टिव डेटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। जब जैसे मतलब हमारी हड़प्पा सभ्यता है या फिर कोई भी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, जो जब उनमें हमें किसी की डेड बॉडी वगैरह मिलती है, कंकाल तंत्र मिलता है, तो हम उसकी जब ये चेक करना चाहते हैं कि वो कितने साल पुराना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रेडियो डेटिंग। अब इसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और रॉक्स, जो हमारी चट्टानें होती हैं, और जो अर्थ हमारी भूमि की जो हमारी अर्थ है, धरती है, उसकी एज हम इसकी हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है किस रेंज में करता है, 10⁻17 सेकंड की रेंज में करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन, जिसको हमने दोबारा रिवाइज भी कर लिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे,
वो पढ़ेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम डायमेंशन निकालेंगे, यूनिट्स निकालेंगे, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप मेरी वीडियोस को शेयर भी करते होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।